स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर वीना पुरोहित। आज का हमारा टॉपिक है डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। लंदन की लिनानियन सोसाइटी की एक मीटिंग के अंदर एक इंग्लिश नेचुरलिस्ट चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन और इंग्लिश बायोलॉजिस्ट अल्फ्रेड रसेल वॉलेस ने जुलाई 1 1858 के अंदर यह थ्योरी दी थी, जिसका नाम उन्होंने रखा नेचुरल सिलेक्शन। दोनों ही अपने अपने रिजल्ट्स पे जो थे उन्होंने अपने इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस को शेयर किया और दोनों के एक्सपीरियंसेस जो थे वह सेम थे। ये दोनों ही जो थे यह ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट सर चार्ल्स लायल और इंग्लिश पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट थॉमस माल्थस के जो रीडिंग्स थी उनसे काफ़ी इन्फ्लुएंस थे। इन दोनों ने कंपटीशन बिटवीन स्पीशीज़ के कारण जो है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस की थ्योरी को रिकॉग्नाइज़ किया। उनका ये मानना था कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता है वैसे ही स्पीशीज़ के बीच के अंदर कंपटीशन बढ़ जाती है और जो सबसे बेस्ट स्पीशीज़ होती है वह उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर जाती है और उनका स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस जो है वह तभी पूरा हो सकता है। इस थ्योरी के बेस पर इन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को प्रूव किया। डार्विन ने पूरे वर्ल्ड को ट्रैवल किया अपनी शिप पर, जिसका नाम था HMS बीगल, और उन्होंने 5 साल तक अपना जो था सर्वे किया। अपनी उस जर्नी में उन्होंने काफ़ी प्लांट्स और एनिमल्स को ऑब्ज़र्व किया। उन्होंने देखा कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर काफ़ी सारी वैरायटी भी है और सिमिलैरिटी भी है, और ये अपने आप को काफ़ी अच्छे से एनवायरनमेंट के अडेप्ट करने की इनमें क्षमता होती है। He became convinced that theory of special creation and idea of fixity of species were incorrect. वह theory of special creations को से कन्विंस नहीं हुए थे। उनका यह मानना था कि जो एनिमल्स रिप्रोड्यूस या ऑर्गेनिज्म जो है रिप्रोडक्शन के बाद जब उनका बढ़ जाता है, रैपिडली वो मल्टीप्लाई होते हैं, तो उनके अंदर एक कंपटीशन होता है और जो उस एनवायरनमेंट के अंदर अपने आप को अडप्ट कर सकता है वही स्पीशीज़ जो रहती है वह सरवाइव कर सकती है। यह सब कंसेप्ट ने ही उनको एक इवोल्यूशनिस्ट घोषित करा था। वॉलेस जो थे वह भी ट्रैवलिंग करने वाले पर्सन थे। वो जो थे डच ईस्ट इंडीज़ के नेचुरलिस्ट थे, जो कि इंडोनेशिया, जो कि पहले जिसका नाम मलाय आर्चिपेलागो थे, वहाँ वो कार्य कर रहे थे। उन्होंने साउथ अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया का फ्लोरा और फौना पढ़ा और उनको भी इवोल्यूशन का आइडिया वहीं पे आया, और उन्होंने इस अपने पूरे इवोल्यूशनरी आइडिया को जो था अपने एक ऐसे में कंक्लूड किया। उस ऐसे का नाम था ऑन द टेंडेंसी ऑफ वैराइटीज़ टू डिपार्ट इंडेफिनेटली फ्रॉम द ओरिजिनल टाइप। ज़्यादातर बायोलॉजिस्ट ने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को डार्विन वॉलेस थ्योरी नाम दिया, लेकिन डार्विन की जो थीसिस थी उसका डॉक्यूमेंटेशन बेटर होने के कारण इस थ्योरी को डार्विनिज्म ही नाम दिया गया। यह थ्योरी जो थी डार्विन ने अपनी बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा एक्सप्लेन किया नवंबर 1859 में। डार्विन की जो डेथ थी वो 19 अप्रैल 1882 को हुई थी। डार्विन की जो बुक थी उसने काफ़ी कंट्रोवर्सी को जन्म दिया। हालांकि जो इवोल्यूशन का कंसेप्ट है वह इथिकल और रिलीजियस ग्राउंड पर अपोज किया गया, लेकिन डार्विन के लॉजिक ने लोगों को यह थ्योरी को कन्विंस करके समझा दिया। नेचुरल सिलेक्शन की जो थ्योरी है वह फॉलोइंग फैक्टर्स पर बेस्ड है। पहला है रैपिड मल्टीप्लिकेशन, दूसरा है लिमिटेड एनवायरमेंटल रिसोर्सेज सच एज फूड एंड स्पेस, थर्ड स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, फोर्थ वेरिएशन, फिफ्थ नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, सिक्स्थ इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशन और सेवेंथ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। सबसे पहले रैपिड मल्टीप्लिकेशन। एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस इज़ बेसिक टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। हर ऑर्गेनिज्म जो लिविंग है उसके पास रिप्रोड्यूस करने की एक एबिलिटी होती है, और ये एक फंडामेंटल प्रोसेस है जिसके द्वारा कारण स्पीशीज़ की जो जनरेशन है वह जिसमें कंटिन्यूएशन मेंटेन रहता है। ऑल द एलिमेंट्स और
एनिमल्स और प्लांट्स के पास यह कैपेसिटी होती है कि वह रिप्रोड्यूस कर सके और अपनी जो जनरेशन है या स्पीशीज़ है उसको कंटिन्यू कर सके। और यह जितना भी प्रोसेस है एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में होता है, मतलब एक जनरेशन के बाद दूसरा जनरेशन, फिर तीसरा जनरेशन, इस तरह से स्पीशीज़ की जो जनरेशन है वो कंटिन्यूसली मेंटेन कर होती है। ऑर्गेनिज्म जो पॉपुलेशन में है वह पहले साल में अपना नंबर को डबल करता है, दूसरे साल में 4 टाइम्स भी कर सकता है, थर्ड ईयर में 8 टाइम्स। हर स्पीशीज़ जो है अपना ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है और ऐसा ऑफस्प्रिंग जो कि पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में अपने आप को सरवाइव कर सके। यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं जिसके अंदर कुछ इंडिविजुअल्स जो रहते हैं वह काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे पैरामीशियम, वह जो है 48 आवर्स में 3 टाइम्स डिवाइड होता है। अगर इसी रेट से पैरामीशियम जो एक सिंगल है वह 5 साल में एक मास ऑफ पैरामीशियम पैदा करेगा जो कि साइज ऑफ अर्थ के 10,000 टाइम्स बराबर हो जाएगा। कॉड फिश जो है वह एक साल में मिलियन एग्स प्रोड्यूस करती है। अगर सारे एग्स फिश में डेवलप हो गए तो पूरा अटलांटिक ओशन जो है वह कॉड फिश से 5 सालों में भर जाएगा। ओइस्टर जो है एक स्पॉनिंग में इतने एग्स प्रोड्यूस करता है। इफ़ ऑल द एग्स, सारे एग्स जो हैं अगर यंग वंस में कन्वर्ट हो जाएं और 5 जनरेशन तक सरवाइव करें तो काफ़ी सारे मात्रा में ओइस्टर्स हमको यूनिवर्स में दिखाई देंगे। एलिफेंट जो है वह स्लो ब्रीडर है, यह 90 साल तक जीवित रह सकता है और यह 30 इयर्स की एज में ब्रीडिंग स्टार्ट करता है। अपने पूरे लाइफ स्पैन में यह 6 ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, लेकिन इसके सब यंग वन सर्वाइव करते हैं और सिंगल पेयर जो है वह 19 लाख एलिफेंट्स 750 इयर्स में प्रोड्यूस कर सकता है। प्लांट्स जो हैं वह हर साल 1000 ऑफ सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। इन सब एग्जाम्पल्स से ये पता चलता है कि इनके पास रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है और नेचुरल कंडीशन में जो है यह सरवाइव कर सकते हैं और इनका जो नंबर है काफ़ी सालों तक कांस्टेंट भी रह सकता है क्योंकि इनके अंदर काफ़ी पोटेंशियल होता है। सेकंड पॉइंट है लिमिटेड एनवायरमेंटल रिसोर्सेस एंड स्पेस एंड फूड। जैसे जैसे रिप्रोडक्शन होगा वैसे वैसे पॉपुलेशन में बढ़ोतरी होगी, तो ज़्यादा एनिमल्स और प्लांट्स के पॉपुलेशन के बढ़ने के कारण ज़्यादा स्पेस और ज़्यादा फूड की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन यूनिवर्स में स्पेस जो रहती है वो कांस्टेंट रहती है। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल द plants and also animal consist of carbon dioxide of the air and water and mineral salts of the solid। जो अल्टीमेट सोर्स है फूड का प्लांट्स और एनिमल्स के लिए वह है एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, वाटर, मिनरल सॉल्ट्स जो सॉइल में प्रेजेंट है। ये मटेरियल्स इंक्रीज़ नहीं होते। यह फैक्ट जो है यह बायोजियोकेमिकल साइकिल्स जो नेचर में चलती है उससे प्रूव हो चुका है। The carrying capacity of the environment, that is the number of individual it can support, does not allow population to grow beyond limit and equilibrium is reached। एनवायरनमेंट की भी एक फिक्स कैपेसिटी है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सबका एक फिक्स अमाउंट है। तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने के कारण एनवायरनमेंट की कैरिंग कैपेसिटी भी जो है वह इंडिविजुअल्स जो को सपोर्ट नहीं कर पाती और जो पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है लिमिट के बियॉन्ड तो उनको रीच नहीं कर पाता, उनको यह सब चीज़ें सपोर्ट नहीं कर पाती और एक तरह से एक इक्विलिब्रियम पहुंच जाता है कि इससे ज़्यादा पॉपुलेशन अगर होगा तो यह सारी जो एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल सॉल्ट्स उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो पॉपुलेशन जो है यह इक्विलिब्रियम के आसपास फ्लक्चुएट करता रहता है, इसलिए पॉपुलेशन की साइज़ जो रहती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। ज़्यादा पॉपुलेशन के कारण स्पेस और फूड के लिए काफ़ी कंपटीशन बढ़ जाएगा। एक्सेसिव रिप्रोडक्शन या मल्टीप्लिकेशन पेरेंट्स के द्वारा खूब सारे ऑफस्प्रिंग बढ़ने के कारण और एक लिमिटेड स्पेस और फूड सप्लाई होने के कारण
जो भी ऑफस्प्रिंग है या जो नई स्पीशीज़ है उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है सब बेसिक रिक्वायरमेंट्स के लिए। बेसिक नीड्स जो हमारी हैं, स्पेस, फूड, मेड टू रिप्रोड्यूस एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज़, ये जो 4 बेसिक नीड्स हैं, पॉपुलेशन बढ़ने के कारण इन चारों में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन हो जाती है। और इस कंपटीशन जो ये प्राइमरी नेसेसिटी है जैसे फूड, वाटर, स्पेस, रिप्रोडक्शन, इन सब के कारण जो भी कंपटीशन होता है उसको हम कहते हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। यह स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस जो है वो 3 प्रकार का है। इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल, जब कोई भी स्ट्रगल जो है एक ही स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स के बीच में होता है तो उसको हम कहते हैं इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। यह जो है सबसे कॉमनेस्ट टाइप ऑफ स्ट्रगल है क्योंकि सारे इंडिविजुअल्स की नीड जो होती है वो एक समान होती है। जैसे कि यह स्ट्रगल को हम एग्जांपल के एक जो डॉग्स हैं उनके अंदर एक ही नीड का जो पीस है उसके लिए जो है वह स्ट्रगल रहेगा। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर वॉर जो है एक इंटरस्पेसिफिक स्ट्रगल है। इंटरस्पेसिफिक स्ट्रगल, जब डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में स्ट्रगल होता है तो उसे हम कहते हैं इंटरस्पेसिफिक स्ट्रगल। जैसे कि एफर्ट ऑफ अ स्नेक फॉर कैचिंग अ रैट एंड द रैट फॉर एस्केप, जब स्नेक एफर्ट करेगा कि वो रैट को पकड़ ले और रैट यह कोशिश करेगा कि वह स्नेक से बच निकले। अब यहाँ पे स्ट्रगल जो 2 अलग अलग स्पीशीज़ है स्नेक और रैट के बीच में है, इसे हम कहेंगे इंटरस्पेसिफिक स्ट्रगल। जब स्ट्रगल जो है एनिमल्स में एनवायरमेंटल कंडीशंस के चेंज जैसे कि हीट, कोल्ड, ड्राउट, फ्लड, स्टॉर्म, फेमाइन, लाइट एक्सेट्रा के कारण जब एनवायरमेंटल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्ट्रगल के लिए तो उन स्ट्रगल को हम कहते हैं एनवायरमेंटल स्ट्रगल। ऑफस्प्रिंग जो भी मल्टीप्लिकेशन के बाद प्रोड्यूस होते हैं उनके अंदर काफ़ी भिन्नता या वेरिएशन होता है और वेरिएशन जो है वो प्रकृति का नियम है। हर इंडिविजुअल जो है शेप, साइज, स्ट्रक्चर, बिहेवियर में दूसरी स्पीशीज़ से एकदम अलग होता है या सेम स्पीशीज़ में है अलग अलग होते हैं। एक ही पेरेंट्स के जो बच्चे हैं वह भी समान नहीं होते, उनमें भी भिन्नता होती है। केवल ट्विन्स जिनके अंदर सब समानता होती है। इसलिए एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन के बीच में हमेशा वेरिएबिलिटी एग्जिस्ट करती है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के अंदर जो इंडिविजुअल जो फेवरेबल वेरिएशन जिसमें काफ़ी सारी भिन्नता है अगर वह जो है सरवाइव कर जाते हैं तो उनके अंदर उनको कंपटीशन में एडवांटेज मिलता है। और जो अनफेवरेबल कंडीशंस या वेरिएशंस को सहन नहीं कर पाते उनको जो है वह सरवाइव करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है और रिप्रोड्यूस करना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है। केवल वे जो भिन्नता होने के बाद भी अपने आप को अडप्ट कर लेते हैं नेचर के अकॉर्डिंग वही सरवाइव कर सकते हैं और वही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। सूखे के अंदर या ड्राउट कंडीशंस के अंदर जो प्लांट जो मैक्सिमम वाटर का एब्जॉर्प्शन कर लेता है और कुछ ऐसी कंडीशन आने के बाद भी उसके अंदर वाटर लॉस नहीं होता और उसके अंदर सर्वाइवल की चांसेस ज़्यादा होती है, वही प्लांट जो है सर्वाइव करता है। फास्ट रनिंग रैबिट्स जो है वह फॉक्स के द्वारा चेज़ होने पर भी सर्वाइव कर सकता है और जो स्लो रनिंग रैबिट है जो अपने आप को फॉक्स से बचा नहीं पाए वो सर्वाइव करने में मुश्किल होता है। कहने का मतलब ये है कि जो ऑर्गेनिज़म एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को अडप्ट कर लेता है वह फिट होता है और स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में सर्वाइव कर सकता है। इसलिए जो की फैक्टर है सर्वाइवल की वह है अडप्टेशन टू द एनवायरनमेंट, अपने आप को एनवायरनमेंट के साथ ढाल लेना। कुछ भी वेरिएशन हो, स्लाइट फिज़िकल हो, फिजियोलॉजिकल हो, बिहेवियर हो, वह इंडिविजुअल के अंदर कोई एडवांटेज देता है या ऑर्गेनिज़म को कुछ एडवांटेजेस प्रदान करता है तो उसे हम कहते हैं सिलेक्टिव एडवांटेज। और अगर इंडिविजुअल जिनके अंदर अलग अलग प्रकार के वेरिएशन हो जाएं और वह सरवाइव ना कर पाए, रिप्रोड्यूस ना कर पाए और अपने आप को ना अडेप्ट कर पाए तो उसे ऐसे उसको हम कंडीशन को कहेंगे सिलेक्टिव डिसएडवांटेज। और ऐसे
ऑर्गेनिजम्स या इंडिविजुअल्स जो होते हैं वह नेचर के द्वारा रिजेक्ट हो जाते हैं। नेचुरल सिलेक्शन लीड्स टू इंक्रीज्ड विगर विद इन द स्पीशीज़। नेचुरल सिलेक्शन के कारण जो अपने आप को अडेप्ट कर सकें, जो सरवाइव कर सकें, जो रिप्रोड्यूस कर सकें, उनके अंदर विगर या ताकत स्पीशीज़ से कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। यह कंपटीशन इतनी सीवियर होती है कि मिलियंस में से कुछ इंडिविजुअल्स ही सरवाइव कर सकते हैं। दिस सॉर्टिंग आउट ऑफ इंडिविजुअल विथ यूजफुल वेरिएशन हैज़ बिन कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन बाय डार्विन। और इन मिलियन पीपल्स के अंदर से जो इंडिविजुअल अपने आप को सरवाइव रख सकते हैं, अपने आप को मैनेज कर सकते हैं या अपने आप को अडप्ट कर सकते हैं और वेरिएशन होने के बाद भी, उन्हें हम कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। और यह टर्म दी थी डार्विन ने। और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बाय इंग्लिश सोशल फिलोसोफर हर्बर्ट स्पेंसर। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे ज़्यादा फिट है वही सर्वाइव कर सकता है। द इंडिविजुअल विल सर्वाइव इन स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस ग्रो इनटू एडल्ट। जो इंडिविजुअल अपने आप को स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में सर्वाइव कर सकता है वही एडल्ट बनेगा, वही रिप्रोड्यूस करेगा, और ताकि एक सक्सेसफुल वैरायटी को जनरेशन टू जनरेशंस प्रिजर्व कर सके। डार्विन और वॉलेस ने ये रिकॉग्नाइज़ किया था कि नेचुरल सिलेक्शन के लिए एनवायरनमेंट जो है वही मेन या प्रिंसिपल कारण है, जिसके कारण स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस भी होता है, नेचुरल सिलेक्शन भी होता है और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट भी होता है। एनवायरनमेंट ही है जो अनफेवरेबल वेरिएशन वाले ऑर्गेनिजम्स को रिमूव कर देता है, और जिनके अंदर फेवरेबल वेरिएशन है, जो अडेप्ट कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, उन्हीं को वह प्रिजर्व करके रखता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशन। इंडिविजुअल्स का सिलेक्शन होने के बाद नेचर के द्वारा स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस के दौरान वह अपने यूज़फुल वेरिएशंस जो हैं वो नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर पास ऑन करते हैं। तो जो वेरिएशंस यूज़फुल हुए वह नेक्स्ट जनरेशन पर पास होने के कारण वह जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग है उसे भी फिट इंडिविजुअल की कैटेगरी में माना गया है। डार्विन जो थे वो कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस वेरिएशन को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए। उनका ये कहना था कि एनी वेरिएबल विच इज़ फेवरेबल टू इट्स पोजेसर कुड बी इनहेरिटेड। जो भी वेरिएशन एक पेरेंट में है और अगर उस ऑफस्प्रिंग में आ जाए तो वो उसके लिए फेवरेबल होते हैं और उसको वो इनहेरिट किए जा सकते हैं। उसके जो हेरिटेबल वेरिएशंस थे उनके अंदर उन्होंने अक्वायर्ड कैरेक्टर्स को भी लिया था। इसलिए डार्विन इस कंसेप्ट का कि इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर्स भी होता है, डार्विन जो थे वो लेमार्क से सहमत थे। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़। हर जनरेशन के अंदर कुछ फेवरेबल वेरिएशन आते हैं और ये वेरिएशन जो रहते हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर जाते हैं। काफ़ी जनरेशन के बाद यह वेरिएशन एक से दूसरे जनरेशन में पास होते होते इतने सारे हो जाते हैं और इतने प्रोमिनेंट हो जाते हैं कि जो नया स्पीशीज़ बन जाती है, यानी कि इवोल्यूशन हो जाता है। न्यू स्पीशीज़ दस अराइज बाय ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन ऑफ ओल्डर वन। ओल्डर वन के अंदर जनरेशन आफ्टर जनरेशन चेंज होने के कारण जो नया ऑफस्प्रिंग बन रहा है या जो नई पीढ़ी बन रही है वह सब जो है नई स्पीशीज़ बनने का कारण है। कहने का मतलब है आज की पीढ़ी के अंदर जो भी कैरेक्टर्स हैं वह जो है अपने एंसेस्टर्स से मिले हुए हैं और एंसेस्टर दर एंसेस्टर्स वेरिएशन आते गए और वो वेरिएशंस जो थे वह पीढ़ी दर पीढ़ी बनते गए और इस तरह से जो है एक नई स्पीशीज़ बनती चली गई। ये थी हमारी डार्विन थ्योरी, जिसमें सबसे पहले जो है छोटे रूप में बताएंगे कि एक पेरेंट है, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग, रिप्रोडक्शन के कारण ऑफस्प्रिंग्स बने और काफ़ी सारे पॉपुलेशन होने के कारण इन ऑफस्प्रिंग्स के बीच में स्पेस और फूड के लिए जो है वह कंपटीशन या स्ट्रगल हुआ और जो अपने आप को सब ने एफ़र्ट किया कि वह इस बेसिक नीड्स फूड, स्पेस और प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज़ के लिए जो भी स्ट्रगल था जिन्होंने किया उसके कारण अपने आप को उससे अडेप्ट कर लिया
और उन ऑफस्प्रिंग्स के अंदर जो है वेरिएशन आता चला गया। वेरिएशन आने के कारण जो स्पीशीज़ अपने आप नेचर ने उनको सिलेक्ट किया, नेचर ने उन स्पीशीज़ को सिलेक्ट किया जो हर कंपटीशन को जो है झेल सके, अनफेवरेबल वेरिएशंस को हटा दे और फेवरेबल वेरिएशंस ले सके, सरवाइव कर सके, रिप्रोड्यूस कर सके। नेचुरली सिलेक्ट होने के बाद वही स्पीशीज़ रही जो फिट थी, यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। फिर पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ये वेरिएशंस पास होते गए और पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर यह वेरिएशंस इतने सारे हो गए कि पीढ़ी दर पीढ़ी बाद एक नई स्पीशीज़ बनती गई। तो न्यू स्पीशीज़ अराइज बाय ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन ऑफ द ओल्डर वन। So this is Darwin theory, which was widely accepted. Thank you.